नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड का बजट, यूके का बजट हम डिस्कस करेंगे और बजट के साथ ही आपका इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करेंगे। तो सब पहले हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने चुनकर निकाले हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि परसेंटेज में डेटा पूछ लेता है कि कितना परसेंट क्या रहा। तो डेटा इस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन काफ़ी डीप आ रहे हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को समझेंगे। पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है हर वर्ष जो रिपोर्ट जारी होती है, तो ये रिपोर्ट इस बार 14 मार्च 2023 को और प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं राज्य के, तो वो जारी करते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की 14 मार्च 2023 को। और इस रिपोर्ट को एक तरह से तैयार कौन करता है? तो ये करता है, रिपोर्ट जो है अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार की गई है। तो अर्थ एवं संख्या निदेशालय इस रिपोर्ट को तैयार करता है। अब इसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं फटाफट से। केंद्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान जो कि अनुमानित है 9,130.16 करोड़ आंका गया है। तो ये केंद्रीय करों में राज्य का जो भाग है, तो केंद्रीय करों में राज्य का भाग ये हो गया 9130.16 करोड़ रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9,130.16 करोड़ जो है केंद्रीय करों में राज्य का भाग हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 1,85,761 के लगभग थी आंकी गई, जबकि 21-22 में 2,05,840 अनुमानित है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर 2021-22 में विकास दर 7.05% वृद्धि रहने का अनुमान है। तो विकास दर का इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यह अनुमानित है 7.05%। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 7.5%, 7.05 ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड के 21-22 में विकास दर जो रहने का अनुमान है वो 7.05% है, जो कि 2020-21 में 5.38% था। तो ये आपको दो फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्य आय एवं लोक वित्त में क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो स्थिर भावों पर अगर बात करें, 2011-12 के भावों की हम तुलना करते हैं स्थिर भावों के साथ में, तो जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी एक तरह से हमारा, वर्ष 2020-21 में 1,79,358 यानी 358 करोड़ आंका गया। इतना जो है आंका गया है, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,92,203 करोड़ अनुमानित है, यानी बढ़ जाएगा ये 79 से 92 के लगभग अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में यही जो वृद्धि है जीडीपी में 7.05% को वृद्धि को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस फील्ड में कितना परसेंट वृद्धि एक तरह से अनुमानित है या की गई है। तो वहाँ पर ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निर्माण में कितनी वृद्धि हुई। तो ये ऊपर के जो आपको फैक्ट दिखे ये उच्च वृद्धि दर वाले हैं। निर्माण में 17.5% की वृद्धि, ऐसे ही बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवा में जो है 13.34% की वृद्धि। और इसी के साथ में अगर आगे देखें, लोक प्रशासन में जो है आपका 9.80% की वृद्धि। परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार और परिवहन में 7.40% की वृद्धि देखने को मिली है। और इसी तरह से स्थावर संपदा यानी स्थायी संपदा, आवास स्वामित्व, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, इनमें 8.44% की वृद्धि देखी गई है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निर्माण में तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि 17.5%, ऐसे ही बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवा में 13.34, लोक प्रशासन में हो गया 9.80, परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण में 9.40 और स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व आदि में 8.44%। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, उच्च वृद्धि दर वाले तो ये थे, ये सारे उच्च वृद्धि दर वाले थे। जबकि अगर वित्तीय क्षेत्र को देखा जाए, वित्तीय क्षेत्र में 4.20। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनमें निम्न वृद्धि दर रही है, पूछा जा सकता है इनमें से किसमें निम्न वृद्धि दर रही है। तो वित्तीय क्षेत्र में 4.20% और होटल और जलपान गृह में 3.73% ये निम्न वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है।
आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था में योगदान, यहाँ से क्वेश्चन बना था, पिछली बार भी बना था पिछले पेपर में, और यहाँ भी बन सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उत्तराखंड में वो किस तरह से है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 12.36%, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 46.21% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 41.43%। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा हमारा सेकेंडरी जो सेक्टर है वो योगदान देता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी, यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे कम है। तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो गया और सबसे कम योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 51,474 करोड़ है। 51,474 करोड़। डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ ले रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा पूछ ले रहे हैं कि कितना है, कितना प्रतिशत है, तो थोड़ा सा डीप आपको ध्यान रखना है डेटा। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग रिवीजन करने के लिए इसका नोट्स रख सकते हैं। एक नज़र आप लोग एग्जाम से पहले जरूर मार लोगे तो वहाँ पर आपके एक आध प्रश्न बन सकते हैं। तो 51,474 करोड़ जो है ये 22-23 के बजट के अनुमानों के अनुसार है, जो कि 21-22 के पुनरीक्षित अनुमान के 43,701, ये पुनरीक्षित अनुमान था 43,701 करोड़ का। तो जो कि अभी कितना रहा है, 51,474 करोड़ रहा है, जो कि क्या है 17.79% अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान से जो है 17.79% अधिक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो सकल प्राप्तियों में व्यापार कर या फिर मूल्यवर्धित कर जो है हमारा, उसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है 66%, यानी 66% योगदान केवल व्यापार कर या मूल्यवर्धित कर का योगदान है टैक्सेशन में। दूसरा देखते हैं, अगर वर्ष 2021-22 से दिसंबर 2021 तक कुल राजस्व जो प्राप्ति हुई है उत्तराखंड में, ये बता रहा है 21-22 में, दिसंबर 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें दिसंबर 2021 तक जो कुल राजस्व हुआ है वो 8,359.08 करोड़ रुपए हुए हैं। और इसमें 4212 यानी 4,212.99 करोड़ जो है ये प्रतिकर जोड़कर एक राशि है, प्रतिकर राशि भी इसमें एडेड है। तो ये तो रहा 21-22 के दिसंबर 2021 तक का। और 22-23 के दिसंबर 2022 तक का जो आंकड़ा आया है वो 7418.33 करोड़ में रहा है और 1790.53 करोड़ प्रतिकर राशि इसमें एडेड है। तो यानी 7418 और 8,359, तो दोनों में एक तरह से अंतर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि गत वर्ष के कितना है 11% कम है। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो कमी हुई है। और कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो 11% की कमी हुई है राजस्व प्राप्तियों में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे। और अब हम उत्तराखंड बजट को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बजट में क्या कुछ खास है इस बार का, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बन सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लाए हैं। तो पहली बात 15 मार्च 2023 को, और बजट जो हमारा एक तरह से कौन, वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया 15 मार्च 2023 को। और इसके ही एक दिन पहले हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है। तो ये जो बजट का है 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट, तो ये बजट की राशि है इस बार की, ध्यान रखना है। 77,407.08 करोड़ का इस बार का बजट है हमारा। ये राशि ध्यान रखनी है कि कितने का बजट प्रस्तुत किया, तो 77,407.08 करोड़ का। और इस बजट में क्या खास है, तो रोजगार हो गया, निवेश हो गया एवं पर्यटन पर फोकस है। तो ये थीम पूछ ली जा सकती है कि इस बार के बजट में फोकस किस पर है। तो मेन फोकस जो है आपका रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस है। अब इसके प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं इस बार के बजट के। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बजट अहम भूमिका निभाएगा। तो पहली बात क्या कि उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड जो है देश का अग्रणी राज्य बने। तो उस दिशा में ये कहा है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कि ये बजट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह का बजट हमने बनाया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि 2023-24 के बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। और अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर पा रहे हैं तो जो इस बार का इंडिया का बजट है, यानी भारत सरकार का जो बजट है इस बार का, उसमें ये सप्तऋषि मॉडल उन्होंने दिया था। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा सप्तऋषि मॉडल का पार्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये
ये एक तरह से वित्त मंत्री ने बजट जारी करते समय कहा है कि समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता हो गया, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार यानी निवेश क्षमता का विस्तार, हरित विकास और युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए, उन्होंने कहा कि ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको वक्त का तकाजा मानते हुए नीतिगत बदलाव एवं बजटीय प्रावधान किए गए हैं। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए एक तरह से जो सप्तऋषि मॉडल है, और ये क्या है, वित्तीय क्षेत्र का एक तरह से वक्त का तकाजा मानते हुए कि बहुत जरूरी है ये समय के साथ बदलाव, तो इसलिए नीतिगत बदलाव एवं बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा। तो 7 बिंदुओं पर बजट का मुख्य फोकस है। ये 7 बिंदु हमें ध्यान रखना है उत्तराखंड बजट के। पहली बात, मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है कि मानव पूंजी पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। यानी मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के लिए, यानी ह्यूमन को बेहतर बनाना है, गुड स्किलफुल ह्यूमन एक तरह से, और गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, तो इन पे फोकस किया जाएगा। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। एक तरह से क्या कहा जा रहा है कि अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर उसको मिले, उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, इसका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, तीसरा बिंदु इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐड किया गया है। और चौथा बिंदु जो है, पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण। की पूंजीगत व्यय में जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति होती है, यानी पब्लिक जो प्लेसेज हैं और उसकी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उनका एक संवर्धन और संरक्षण पर काम किया जाएगा। निर्बाध एवं सुरक्षित कमीशन यहाँ पर होगा। और दूसरा, प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास। एक तो प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान देंगे और आधुनिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के बीच में संतुलन, यानी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है उसके साथ, और इकोनॉमी जो आर्थिक व्यवस्था हमारी है उसके साथ में संतुलन बना के चलना है, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें। तो इसलिए एक पॉइंट इसमें यह भी ऐड किया गया है, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन। आगे देखते हैं तो बजट के अब महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है, ये तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, यहाँ पर देखिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कौन से विद्यालयों के लिए? माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है माध्यमिक विद्यालयों के लिए। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये फैक्ट आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए हो गया। और उच्च शिक्षा में अनुसंधान यानी शोध कार्य के लिए एक तरह से 2 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ भी किया गया है, उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन, इसके लिए 11 करोड़ रुपए। और दूसरा देखिए, भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून। और ये कानून वाला वीडियो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फरवरी तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स उसमें है, तो वो आप लोग जरूर देख सकते हैं। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया है। एनसीसी कैडेट्स जो होंगे उनका जो भत्ता मिलता था वो खाने वगैरह का, समोसा वगैरह जो मिलते थे एनसीसी परेड में, उस भत्ते को बढ़ाया गया है। और बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। यानी ओबीसी की जो गर्ल्स होंगी उनके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। और 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। और यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब तक राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक। G20 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें। और बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका साइकिल योजना के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। और स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया। तो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स फटाफट से ध्यान रखने हैं। स्वरोजगार योजना 40,000 करोड़ हो गया, बालिका साइकिल योजना 15 करोड़ रुपए हो गया, और G20 के लिए 100 करोड़ हो गया, और 1 करोड़ 90 लाख जो है ओबीसी की छात्रवृत्ति, बालिकाओं की छात्रवृत्ति के लिए, और 11 करोड़ मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के लिए हो गया, और 10 करोड़ जो है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए, उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए 2 करोड़, और 51 करोड़ जो है माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए यहाँ पर 51 करोड़ की घोषणा की गई है।
तो ये हमने उत्तराखंड बजट और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण हमने दोनों एक साथ डिस्कस कर लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो सुन के एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको डेटा याद हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा परीक्षा में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।